नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं मुद्दे के बाद के इस कार्यक्रम में। एक महान और मैं कह सकता हूं कि भारत के सबसे महान हस्तियों का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें यदि इन व्यक्ति को शीर्ष पर रखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो। इन्हें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जानते हैं, इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी बुलाया जाता है और ये हमारे देश के संविधान के निर्माता के तौर पर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहलाते हैं, यानी पिता या पितामह के रूप में इनको जाना था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर पूरा दिन भी बोला जाए तो थोड़ा कम ही पड़ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके कालक्रम या इनके जीवन की जो तमाम सारी अविस्मरणीय जो घटनाएं हैं, जिन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए, जिनसे हमें प्रेरित होना चाहिए, वो उनको मैंने कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पर रखा है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आप इसे सोशल रिफॉर्मर के तौर पर इस चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक सुधार के प्रयत्नों के आधार पर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इन्होंने या इनके द्वारा किए गए कुछ विशेष आंदोलन है उनके बारे में पूछा जाए, या फिर इनकी कुछ रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। और पहली बात तो हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि इनके जो धर्म परिवर्तन के पीछे जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर भी हम विचार करना चाहेंगे। धर्म के ऊपर किस तरीके के इनके उपदेश हैं, वो सब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आज के इस लेक्चर में कवर करते हुए आपको दिखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 6 दिसंबर 1956 ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने हमारे इस संसार को अलविदा कह दिया, और उनके अलविदा होने की इस स्थिति को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। और आप सब लोगों को मालूम होगा ये महापरिनिर्वाण शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से प्रेरित है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ये महापरिनिर्वाण शब्द किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। समझेंगे इस शब्द के बारे में भी, ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में भी कि आखिर इनका जो पुण्यतिथि है उसको हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों जानते हैं। हालांकि बुद्ध की जो पुण्यतिथि है, महात्मा बुद्ध की, उनको भी हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ही मनाते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी 2022 में 6 दिसंबर को, यानी कि अभी हाल ही में आपने कल ही ये दिवस मनाया है, तो ये 66वां पुण्यतिथि था इनका, परिनिर्वाण दिवस। तो इन महान शख्सियत के बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहाँ से शुरू करें। मतलब जहां से भी आप शुरू कर सकते हैं वहां से इतिहास इनका बनना शुरू हो जाता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखने का। सबसे पहले अगर हम जन्म की बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1891 में को इनका जन्म हुआ था, और ये जो इनका कुल है या जो क्लान है वो महाड़ वंश से रिलेटेड है। आप मध्य प्रांत जो हुआ करता था, जिसे आप अब मध्य प्रदेश कहते हैं, जिसे आप पहले मध्य प्रांत के रूप में जानते थे, वहाँ की एक तहसील है महू, ठीक है, या कहीं कहीं माहू लिखा रहता है। तो इस तहसील से वो बिलोंग करते थे, यहाँ पे इनका जन्म हुआ। पिताजी की अगर हम बात करें तो पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम है भीमाबाई। तो रामजी मालोजी सकपाल जो हैं ये ब्रिटिश आर्मी में एक उच्च पद पर थे, और कह सकते हैं कि इनके जो पूर्वज थे, बाबा साहेब के जो पूर्वज थे यानी कि पिताजी या दादाजी, ये ब्रिटिश ओहदों पर ठीक ठाक पद पर रहे थे। तो इस नाते जो लाभ इनको विशेष रूप से मिला वो ये था कि इनकी जो शिक्षा है उसको पाने का अवसर इन्हें भरपूर मिला है। और जब हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं, जब हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं पैरेलली शायद, मतलब शायद शब्द भी मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हम पैरेलली किसी को रख ही नहीं सकते हैं। मोस्ट एंड टॉप एजुकेटेड पर्सनैलिटी के रूप में इनको जाना जाता है। यानी कि ये भारतीय राजनेताओं के तौर पर अगर आप देखें, भारतीय समाज सुधारकों के तौर पर देखें, शिक्षार्थी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, किसी भी एंगल से आप अगर आप इनको देखना चाहेंगे तो ये आपको मोस्ट लिटरेट पीपल के रूप में दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा शिक्षित ये व्यक्ति हैं, और तकरीबन कहा जाता है कि 9 भाषाओं का इनको ज्ञान भी था। तो जानेंगे इस पहल के बारे में भी।
इनके जीवन में 2 संगिनी आई और पहली जो है इनका नाम है रमाबाई अंबेडकर और दूसरी जो है उनका नाम है कविता अंबेडकर। ये थोड़ा सा मैंने एक तरीके से एक छोटी सी सूक्ष्म बायोग्राफी टाइप की मैंने इनको बताई है। यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 66वां परिनिर्वाण दिवस और जो जन्म है उनका, ठीक है, उस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको याद कर सकते हो। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो इनका मूल नाम जो है वो अम्बावेडकर था, मूल नाम। ठीक है, ये एक जस्ट मतलब इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, एक मतलब ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर इनका मूल नाम था, लेकिन ये बोलने में बहुत अटपटा लगता था, तो इनके स्कूल के टीचर्स ने इनका नाम बदल करके अम्बेडकर से अम्बेडकर कर दिया था। तो अब हम इनको अम्बेडकर के ही नाम से जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इस नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये एक अद्वितीय रूप से इनकी जो एजुकेशन है अनपैरेलल्ड है, समानांतर रूप से आप किसी की भी शिक्षा इतनी हाई फाई नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर मैं कुछ अभी कहूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर समझते हैं। अगर हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लगभग 1907 की अगर हम बात करते हैं तो ये वो समय है जिस समय उन्होंने स्कूल की जो पढ़ाई है वो पूरी करी है। ठीक है, और उसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई की ओर अग्रसर हुए और बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज, बम्बई, समय इसको बम्बई कहा जाता था। ठीक है, तो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन दो में उन्होंने कह सकते हैं कि अपना जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन जो है वो पूरा किया। अब आप यहीं से समझ जाइए कि अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान ये दो इनके सब्जेक्ट्स थे। अर्थशास्त्र में अनपैरेलली अगर हम देखें तो इन्होंने वर्क किया है, अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में भी इन्होंने अध्ययन किया, यानी विदेशी शिक्षा का भी इनको कह सकते हैं अवसर मिला है। जो कोल्हापुर आदि के जो राजा हुआ करते थे उनकी सहायता से इनको विदेशों में भी जाकर के पढ़ने का अवसर मिला। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया है। और इस दौरान, इस 2-3 साल के दौरान आप इस लंबी लिस्ट को जरा कैसे याद करेंगे आप ये खुद सोचिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस लंबी लिस्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग बेहोश हो सकते हैं कि ओ माय गॉड, इतना कैसे कोई पढ़ सकता है। अर्थशास्त्र में 29 मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो पाठ्यक्रम है वो सब्जेक्ट के तौर पर चुने हुए थे, यानी कि 29 अर्थशास्त्र में उन्होंने पाठ्यक्रम लिए हैं। इतिहास में 11, समाज शास्त्र में 6, दर्शन शास्त्र में 5, नृविज्ञान में 4, राजनीति में 3, प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में एक एक पाठ्यक्रम को उन्होंने लिया था इस दौरान। अब आप समझ ही सकते हैं। और अगर हम टोटल पढ़ाई के वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 21 वर्षों तक इन्होंने जम करके पढ़ाई करी है। और पढ़ाई के स्तर पर भी अगर हम देखें, भले ही मुख्य तौर पे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र हम इनके सब्जेक्ट के परिचय के अकॉर्डिंग देखते हैं, पर शायद ही कोई ऐसा विषय रहा हो जो इनसे अछूता रहा हो। इन सब धारणाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस समय हमारे देश का संविधान का निर्माण हो रहा है, जिस समय हमारे देश के संविधान का निर्माण हो रहा है, उस दौरान संविधान के निर्माण में अगर इनका योगदान है तो वो अद्वितीय क्यों माना जा सकता है। शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसकी इन्हें गहरी जानकारी ना हो। होता है फौरी तौर पर जानकारी होना, एक होता है गहरी जानकारी होना। शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसकी इनको गहरी तौर पर जानकारी ना हो। ऑलमोस्ट सभी फील्ड की इनको गहरी जानकारी थी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इनके विचार काफी हद तक मायने रखेंगे। आप कोई यूं ही समाज सुधारक नहीं है, आप कोई यूं ही समाज के नेता बन करके नहीं उभरे हैं, आप यूं ही किसी धर्म के विषय में विशेष ज्ञान नहीं रख रहे हैं या प्रवचन नहीं दे रहे हैं पहले। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने, अब आपको मालूम है कि अपने जीवन के अंतिम समय में जब इन्होंने समय बिताया तो उस समय बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। जन्म से वो हिंदू थे। और ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत में हिंदू ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने ना किया हो। तो आप तमाम सारे धर्मों के जो धर्म अध्ययन हैं, ग्रंथ हैं, उनको अध्ययन करने के बाद उन्हें एनालिसिस करते हैं और कहीं पर क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़ती है तो क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं पर किसी धर्म को
एक्सेप्ट करने या फिर प्रेज करने की जरूरत पड़ती तो आप वो भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के बहाव में आकर के काम किया जा रहा है, स्वयं की बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने डिसीजंस लिए हैं और उन्हें समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा इतना ही, दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में ये पहले डबल डॉक्टरेट करने वाले भी व्यक्ति थे। इनफैक्ट भारत में पहली एक जो इकोनॉमिक्स से जो पीएचडी है, वो पहली भारत में इकोनॉमिक्स से पीएचडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी की थी। और डबल पीएचडी की अगर हम बात करते हैं तो ये डबल पीएचडी धारक इंडियन पहले हैं। साउथ अफ्रीका से उन्होंने अर्थशास्त्र में डबल पीएचडी भी की हुई। ये व्यक्ति एक नहीं कर पाता, मतलब कई तो सोचते भी नहीं है। लंदन में एक वकील के रूप में उसके बाद इन्होंने प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी किया। तो ये एक लंबा, मतलब कह सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इनमें में से किसी भी चीज पर अगर बोलने का समय मिले तो बहुत अधिक बोलने के लिए है, लेकिन इतना समय तो कैसे दिया जा सकता है, ये आप खुद स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा आपको। और आप यहां पर एक विशेष बात देखिए, 64 विषयों में स्नातकोत्तर किया और 9 भाषाओं को इनको जानकारी हुआ करती थी। 21 साल तक इन्होंने अध्ययन किया है। डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति मैंने आपको बताया। कई सारे शोध के वर्क भी हैं इनके, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडीज। ठीक है, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट शोध कार्य था, जिसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि भारत को बौद्धिक स्तर पर किस तरीके से अद्वितीय बनाया जा सकता है, पिछड़ापन जो है वो कैसे समाप्त किया जा सकता है, रूढ़िवादी प्रथाओं का खंडन करके किस तरीके से एक शिक्षित भारत का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है, ये हम देखते हैं। अगर हम उनके पॉलिटिकल कैरियर की ओर देखें थोड़ा बहुत, तो 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया 1935 में। हालांकि यहीं से ही ये करियर नहीं शुरू होता है, थोड़ा पहले से भी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं और 1937 में जब पहले आम चुनाव होते हैं तो उसमें इनकी जो पार्टी है उसको 15 सीटें प्राप्त होती, 15 सीट्स जो है प्राप्त होती। लेकिन आपको मालूम है कि इससे पहले, इन सब चीजों से पहले पूना समझौता भी हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलता है, 27 नवंबर 1942 को, 27 नवंबर 1942 को भारतीय श्रम सम्मेलन में उन्होंने बहुत ही विशेष मुद्दा उठाया। एक समय था जब भारत में लोगों के काम करने के घंटे जो है वो 14 हुआ करते, 14 घंटे तक दिन में 14 घंटे तक लोग श्रमिक जो है वो काम करते थे, लेबर्स जो है वो वर्क करते थे। और इन्हें इसके पुरजोर विरोध किया और विरोध स्वरूप उन्होंने डिमांड रखी कि इसे 14 घंटे से घटा करके 8 घंटे किया जाए। ठीक है, 14 घंटे से घटा करके कितना किया जाए, 8 घंटे किया जाए। इस चीज को एक्सेप्ट किया गया और भारतीय श्रम सम्मेलन में जो 7वां सत्र चल रहा था, 7th सेशन जो चल रहा था, इंडियन लेबर जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें अगर हम देखें तो काम करने के घंटे को घटाया है, 14 से कितना रिड्यूस करवाया है, 8 घंटे। और वर्तमान समय में जो आप 8 घंटे एंजॉय करते हो ना, वो यही है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं तो 1942 से 1946 तक उस समय के जो वायसरायज की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उस कार्यकारिणी परिषद में भी ये शामिल थे श्रम मंत्री के रूप में। किस तरीके से, श्रम मंत्री के रूप में। और दैट इज वाई कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के रोल भी निभाए हैं। साथ ही साथ इन्हें रक्षा सलाहकार समिति के बोर्ड मेंबर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेजेस हैं जिनसे वो ब्रिटिश भारत में समाज सुधार को लेकर के आए थे। जब उस समय ब्रिटिश भारत है, भारत आजाद नहीं हुआ है और वहां से लेकर के आजादी की कगार तक जब पहुंचा है, तो वहां तक इस तरीके की चीजों को अपनी शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर बदलना चाहते थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने मसौदा तैयार किया। बेसिकली अगर देखा जाए तो संविधान सभा जब निर्माण होता है तो संविधान सभा में संविधान जो है उसको बनाने के लिए तमाम सारे जो प्रांतीय विधान परिषदें थी, प्रांतीय विधान मंडल जो हुआ करते थे वहां पर, और तमाम सारे राजाओं के पास संविधान सभा की तरफ से एक समिति बना करके एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी, जिसमें सजेशंस दिए गए थे। तकरीबन 80 देशों के संविधान के अच्छे पॉइंट्स उसमें लिखे गए थे और उन पर विचार विमर्श करने के लिए उनको भेजा गया था, कंसाइनमेंट सबको, कि भाई इसको पढ़ो और पढ़ करके मुझे बताओ कि कैसा है और क्या सुझाव है। और उन सुझावों के आधार पर प्रारंभिक तौर पर एक संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, जिस प्रारूप को पूर्णतः संशोधित किया, उसका विस्तार किया, और जिसने किया वो उसका नाम था प्रसार समिति, या उसको कह सकते हैं मसौदा समिति, या आप इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में भी जानते हैं, या फिर आप इसी को प्रारूप समिति के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको इन्होंने उसमें कह सकते हैं कि रीसेटल किया,
और फिर फाइनली मालूम है कि इसी प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे, तो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष भी रहे थे। तो उसमें इनका अहम योगदान है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया था। तो अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि अगर उस इंफॉर्मेशन को फिर हम यहां पर बताएंगे तो फिर चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी है काफी ज्यादा कुछ है इसमें कहने के लिए। तो इस चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन के तौर पर, तो आप मुद्दे की बात के प्रोग्राम में ही जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगवा दूंगा। संविधान दिवस को हमने याद किया था और वहां पर इसकी डिटेल बताई थी। उस समय भीमराव अम्बेडकर जी के अहम योगदान के ऊपर चर्चा हुई। 1952 में पहली, आपको मालूम है, सरकार बनी, और जब पहली सरकार बनी तो उसमें इन्हें पद जो दिया गया वो कौन सा पद था? कानून मंत्री। कानून मंत्री का जो पद है वो इन्हें दिया गया था। तो आप जो है भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखने चाहिए। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उसमें अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते हैं, और ऐसा समाज जिसे आप डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी या डिप्राइव्ड क्लास कह सकते हैं, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, तो उसके उत्थान के लिए एक ऐसा समाज का वर्ग जिसे किसी दूसरे वर्ग ने पिछड़ा समझा हो या पिछड़ा तक घोषित कर दिया हो, ऐसे समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अद्वितीय वर्क हैं, काम है, जिसमें से एक काम आपको यहाँ पर पूना पैक्ट के रूप में दिखाई देता है। और ये पूना पैक्ट उस समय की याद दिलाता है जिस समय 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आप गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। ये एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए थे, और उसमें से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंपॉर्टेंटली कांग्रेस भी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे लीड किया था गांधी जी ने। ठीक है, उन्होंने जब इसे लीड किया तो आपको मालूम है कि ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे, उन्होंने गांधी जी की बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जब कम्युनल जो डिस्कशंस थे जब वो होने शुरू हुए तो वो अचानक से एक्टिव होता है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना की बातों को प्रेफरेंस दिया जाता है, और तमाम सारे जो दूसरी कम्युनिटीज थी जिन्होंने अपने लिए सेपरेट लेजिस्लेचर यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी थी, वो सब चीजों के ऊपर चर्चा ज्यादा होने लगी और महात्मा गांधी जो है वहां से वापस आ गए। इसी दौरान वहां से सांप्रदायिक पंचाट के रूप में, जिसे आप कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड ने बना करके भारत भेजा था 1932 में, वो आता है और जिसे स्वीकार किया जाता है अंबेडकर जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो अगस्त 1932 में आप देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया था, मतलब वोट देने का जो उस तरीके का अधिकार था वो यहां पर प्रदान किया गया था। इसको हम सार्वजनिक या सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत गिन सकते हैं। साथ ही साथ इसी सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार करने के अलावा 71 सीट्स ऐसी थी जो केंद्रीय विधानमंडल में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, या फिर जिन्हें डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी के लोग कहा जा सकता था, उनके लिए रिजर्व करी गई थी। तो गांधी जी इसी बात से क्रोधित हुए थे या फिर नाराज हुए थे, और क्योंकि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने आकर के आंदोलन फिर शुरू कर दिया था, तो उन्हें पुणे की यरवदा जेल में कैद किया गया था। तो उसी यरवदा जेल में ही जाकर के बाद में आमरण अनशन किया गया गांधी जी के द्वारा, और आमरण अनशन के विरोध में आप देख सकते हैं इस फैसले के खिलाफ गांधी जी ने आमरण अनशन किया, और 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौते हुए। और क्योंकि ये पूना में हुए थे समझौते, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहा जाता है या पूना समझौता कैसे कहा जा सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार किया गया था। इस सांप्रदायिक पंचाट में गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। अंबेडकर जी जब यहाँ पर बात करने आए तो जो कि पहले नहीं आना चाहते थे, उन्होंने गांधी जी पर आरोप भी लगाए, इस प्रकार से आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं अपने इस तरीके के आमरण अनशन से, ठीक नहीं है। लेकिन बाद में जो बड़े नेता थे उनके इंटरफेरेंस से ये बात करने के लिए पहुंचते। तो गांधी जी की यही डिमांड थी कि भाई इस चीज को समाप्त कर लें, अंबेडकर जी ये चीज एक्सेप्ट ना करें, बिल्कुल भी पृथक निर्वाचक मंडल एक्सेप्ट ना किया जाए। तो जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसमें उनकी कुछ शर्तें थी जो गांधी जी को स्वीकार करनी पड़ी थी। उन शर्तों के अकॉर्डिंग जो 71 सीटें थी जो रिजर्वेशन में यहाँ पर आपको दिख रही हैं, उसको बढ़ा करके प्रांतीय विधानमंडल में 147 सीट्स जो हैं वो डिप्राइव्ड क्लास के लिए रिजर्व की गई, अलग अलग प्रांतों में, सब में मिला करके।
इनमें में से कुछ यहाँ पर लिखी हैं, जैसे मद्रास के लिए अगर देखा जाए तो 30 सीट्स, यानी कि मद्रास की जो राज्य विधानमंडल है उसमें अगर सीटों की संख्या देखी जाए तो दलित वर्ग के लोगों के लिए 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत जिसे आप प्रेजेंट टाइम में एमपी और यूपी के रूप में जानते हैं, यहाँ पर इनके विधानमंडल में 20 सीटों की बात करी गई। बिहार एवं उड़ीसा में 18, बंबई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 और असम में 7 सीटें जो थी उसकी डिमांड यहाँ पर की गई, जिसे गांधी जी को एक्सेप्ट करना हुआ। और इसी पैक्ट को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट के रूप में। इसमें एक दो बातें और थी, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई पॉइंट स्वीकार किए गए थे अंबेडकर जी के, और वो क्या था, वो ये था कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा हो या फिर स्थायी निकाय चुनाव हो या फिर किसी भी स्तर के कोई चुनाव हो, उसमें केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर वर्ग से बिलोंग करता है, आप उसे उसमें पार्टिसिपेट करने से मना नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ने इस चीज को स्वीकार किया, यानी कि सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो डिप्राइव्ड क्लास से आ रहा है। ऐसी तमाम चीजें जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, डिप्राइव्ड क्लास के लोगों के उत्थान के लिए जरूरी थी, उसकी डिमांड को इन्होंने किया और इसे अन्य राजनीतिक दलों को स्वीकार करना ही पड़ा। और ये एक बड़ी वजह है जिसमें आप देख सकते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 मिलता है। अस्पृश्यता के अंत को लेकर के ये काफी बड़ी चीज है। अस्पृश्यता को लेकर के बहुत सारे कह सकते हैं कि इनके अपने तमाम सारे प्रयोग रहे जिससे इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि समाज के बहिष्कृत वर्ग के जो लोग हैं उन्हें समाज के अन्य वर्ग जो हैं उनके साथ बराबर लाया जाए, बराबरी का हिस्सेदार बनाया जाए। इसके अलावा उन्हें शिक्षित किया जाए, इसके अलावा उन्हें प्रेरित किया जाए राजनीति में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन्होंने कहा केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, आप ये चाहते हैं कि आपको बराबरी का सम्मान मिले, इससे कुछ नहीं होगा। होगा ये कि आप अपने बराबरी के सम्मान को पाने के लिए क्या करते हैं, वो चीज जरूरी है। तो इस तरीके से ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा तमाम सारे जन सुधारवादी कार्यक्रमों में इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इन सब चीजों के प्रयास के लिए उन्होंने आगे चल करके कई सारी जो पत्रिकाएं हैं उसको भी प्रकाशित किया। यहाँ पर कुछ पत्रिकाएं हैं जो हमने आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं मूल नायक, इसको राजा साहब की सहायता से वो पत्रिका लेकर के आए थे। बहिष्कृत भारत है, समता है, प्रबुद्ध भारत है, इस तरीके की जनता है, इसी तरीके से एक और समाचार पत्र है जनता। इस तरीके से तमाम सारी पत्रिकाएं थी जिससे वो जागरूकता के कार्यक्रम को बढ़ा सकते थे, लोगों को प्रेरित कर सकते थे पढ़ने के लिए और उन तक अपने विचारों को पहुंचा सकते थे। इसी दौरान आप लोगों को मालूम होगा कि 1918 में जो आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं तमाम प्रकार के, उसमें महाड़ जो जनजाति है उसके सैनिक, महाड़ जो जाति है उसके जो सैनिक हैं वो बहुत अधिक मात्रा में शहीद हुए थे। और इन सैनिकों के इस अदम्य योगदान के लिए उन्होंने एक स्मृति स्थल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव में विजय स्मारक जो है वो बनाने का निर्णय लिया। और इसी दौरान उन्होंने एक बहुत विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था, जिसके पश्चात यहां पर कोरेगांव स्मारक दिवस जो है वो स्टैब्लिश किया गया। ये किन के लिए किया गया था? उन बहादुर पहाड़ सैनिकों के लिए किया गया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक चीज और ध्यान दिला दूं, एक समय ऐसा था जिस समय जो दलित वर्ग है या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें सार्वजनिक जो स्थल हैं उनका जो है उनका उपयोग नहीं करने दिया जाता था। अब वो सार्वजनिक स्थल में बहुत सारी चीजें आती थी, जैसे कि पूजा पाठ का स्थल है, पूजा पाठ का जो स्थल है, या फिर आप यूं कह सकते हैं धार्मिक स्थल जो भी हुआ कर सकते थे, उनमें बराबरी की हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जैसे कि तालाब था, एक चापदार तालाब था वहां पर, चापदार तालाब। इस चापदार तालाब की अगर हम बात करें, तो यहां से दलितों को
या उस समय के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था या वहां जाने नहीं दिया जाता था। इनफैक्ट वहां पशु जो हैं वो पानी पी सकते थे, लेकिन इस वर्ग के लोगों को वहां से गुजरने नहीं दिया जाता था। तो ये एक अत्यंत कह सकते हैं कि असमानता को प्रदर्शित करने वाला ये कृत्य था, जिसके खिलाफ उन्होंने ये महान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मैं आपको बता दूं, मुद्दे की बात के कार्यक्रम में महान सत्याग्रह को भी मैंने कवर किया हुआ है। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। आप महान सत्याग्रह क्यों हुआ था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को कहूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप उस मुद्दे की बात के प्रोग्राम को जरूर जाकर के देखें। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन में लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम सारे एस्पेक्ट्स को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया, जो संविधान दिवस था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। महाड़ सत्याग्रह, इसके बारे में भी मैंने आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी, आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हो। इतना ही नहीं, मनुस्मृति दहन दिवस पर भी मैंने पूरी कवर करी है एक स्टोरी, आप उसको भी जाकर के देख सकते हो और वहां से किस तरीके के योगदान रहे उनको भी जाकर के देख सकते हो। क्यों अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया, इसके ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन हुआ है, लगभग आधे पौन घंटे का। और वो आधे पौन घंटे में फिर से यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी उस चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, और ये लिंक भी मैं आपको नीचे लगवा दूंगा, आप जरूर देखिएगा। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति, जिसे आप हिंदू कोड बिल कहते हैं, जिसमें हिंदू कानून है, उस किताब को इन्होंने सांकेतिक तौर पर, प्रदर्शन के तौर पर इसको जलाया था। और इसके पीछे उन्होंने वाजिब रीजन भी दिए थे, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। सिर्फ मैं आपको कहूंगा, तमाम सारे ऐसे काम थे अंबेडकर जी के, जो आज के दुनिया में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को ठीक तरीके से स्टडी नहीं किया है। बावजूद इसके उनके किए गए इन तरीके के सामाजिक सुधार के कामों का पुरजोर विरोध बहुत सारे लोग करते हैं, तमाम सारी चुनौतियां देते हैं। हालांकि कुछ जो उस समय के तत्कालीन लीडर्स थे उन्होंने भी विरोध किया था, जिसमें गांधी जी भी शामिल हैं, उनके बारे में भी अब हम बात करेंगे। लेकिन उनके अपने रीजंस थे, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ विरोध किया हो, अंधभक्ति दिखाने का प्रयास किया हो, बल्कि उसके पीछे उन्होंने एक सॉलिड रीजंस भी दिए हैं, जिन्हें वो रीजन समझ में आते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आते हैं अपनी आप लाइफ जीजिए, ये उनकी लाइफ की बेसिक फिलोसफीज हैं। क्योंकि अंबेडकर जी बहुत पढ़े लिखे थे ही, और इकोनॉमिक्स से आपको मैंने बताया कि एक लंबी उनका स्टडी का दौर गुजरा है। 64 सब्जेक्ट्स जो है उन्होंने लिए थे उस दौरान, जब वो इकोनॉमिक्स से अपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो उनकी किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब को आधार मानते हुए कमीशन है जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। ये वो कमीशन है जिसने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया। तो आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसी किताब की परिकल्पना पर आधारित है, आप समझिए। तो हमारे यहाँ की आरबीआई को एस्टैब्लिशमेंट होने में इनके विचारों का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और कार्ल मार्क्स से इनकी काफी ज्यादा तुलना की जाती है। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो दार्शनिक चिंतन है उसे कई बार कार्ल मार्क्स के दार्शनिक चिंतन की इक्विवेलेंट माना जाता है। लेकिन अंबेडकर जी का कहना है कि महात्मा बुद्ध का जो दार्शनिक चिंतन है भले ही कुछ मामलों में कार्ल मार्क्स के इक्विवेलेंट हो, लेकिन कार्ल मार्क्स को इसे महात्मा बुद्ध का जो दार्शनिक चिंतन है उसे एक पूर्वज के दार्शनिक चिंतन के तौर पर देखा जाना चाहिए, उनके एंसेस्टर्स के रूप में इनको माना जाना चाहिए, और उनसे कहीं आगे ये दार्शनिक चिंतन है, और उसका एक अंश मात्र आपको कार्ल मार्क्स के विचारों में देखने को मिलता है। तो कई बार इस तरीके की इक्विवेलेंसी भी है, और इस चीज को दिखाते हुए यहाँ पर एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के बगल में इनको जगह दी गई है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी दिख रहा है आपको। आपने ज्यादातर बुद्ध की जो कलाकृतियां देखी होंगी उसमें बुद्ध की जो आंखें ऐसे आधी थोड़ी सी खुली हुई और ऑलमोस्ट बंद जो है वो देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े से कान हैं, गुच्छेदार बाल हैं, है ना, इस तरीके के उनके मुद्रा है, तो वो देखने को आपको मिलती है। इन्होंने जब बुद्ध की पेंटिंग की, महात्मा बुद्ध की जब पेंटिंग की, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खुली आंखों वाली बुद्ध की पेंटिंग करी है। उसके अपने उनके दार्शनिक तत्व कह सकते हैं कि रीजंस थे, जिसको उन्होंने बताया भी है आगे चल करके। ये वो किताब है, मैं चाहूंगा कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ सकते हैं। द एनालिटेशन ऑफ कास्ट, ये उनकी बुक है। ये राइटिंग्स हैं जो इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मतलब बहुत सारा पढ़ा है, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे प्रकट करने के उनके तरीके हैं, और उन्होंने प्रकट किया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे नहीं लग गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, हु आर द शूद्राज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समय निकाल के पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड इट्स धम्मा, ये एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक इन्होंने अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले ही पूरी करी थी। और ये वो ऐसी बुक है जिसे कंप्लीट तो उन्होंने अपने जीवन काल में कर लिया था, लेकिन प्रकाशन जो है इनका, इस किताब का, ये मरणोपरांत किया गया है। बुद्ध के मरणोपरांत इस बुक का प्रकाशन हुआ है। ये किताब पूछी जा सकती है, इसी संदर्भ में पूछी जा सकती है कि कौन सी किताब है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई, लेकिन उसे प्रकाशित जो है वो पोस्टुमसली किया गया है, यानी कि मरणोपरांत किया गया है। तो वो है फिलोसफी ऑफ हिंदुज्म, मूल नायक जो कि समाचार पत्र था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसके अलावा बहिष्कृत भारत भी मैंने आपको पत्रिका बताई थी। कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है, ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम सारी राइटिंग्स और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जिसे आप समझ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकती है, जरूर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बात आती है, मैंने आपको बताया कि कल हम लोगों ने महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। तो महापरिनिर्वाण दिवस से संबंधित अगर कुछ पॉइंट्स को हम समझना चाहें, 14 अक्टूबर 1556 ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने एक विशाल जनसभा जो है, एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लाखों फॉलोवर्स उस दिन शामिल हुए हैं। देख सकते हैं आप यहां पर 3,65,000 जो इनके अनुयायी थे वो इसमें शामिल हुए और इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, बुद्ध नीति के हिसाब से दीक्षित हुए। और कहा जाता है कि इस दीक्षा के बाद वो ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाए संसार में, समय कम बचा उनकी लाइफ में, और वो इस स्थान से, इस धरालोक से निर्वाण कर जाते। तो अब यहां पर हमको समझना है कि इनकी दीक्षा जो है वो कहां हुई है, वो हुई है नागपुर में। तो इनकी दीक्षा भूमि जो है वो नागपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने ये बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया, इसके पीछे के अगर हम पॉइंट्स को समझें तो इसके पीछे 1935 का एक भाषण है जो कि काफी ज्यादा विवादित माना जाता है। तत्कालीन समय भी माना जाता था और आज भी जो लोग थोड़ा बहुत कम बिलीव करते हैं अंबेडकर जी के विचार में, उनके लिए तो ये अभी भी विवादित ही है। उसमें 1935 के भाषण में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारे देश में एक विशेष धर्म ने इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता अपना ली है कि उसके धर्म, एक सुसज्जित धर्म होने का अस्तित्व लगभग समापन की स्थिति में। मतलब उनका यह भी विश्वास होना शुरू हुआ कि शायद हम इसे रिफॉर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए इनसे पहले के कितने सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने उस धर्म को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन अंततः जो है रूढ़िवादिता बनी ही रही। और इस चीज से तंग आकर के उन्होंने एक ऑप्शन चुना कि हमें अब वो फेथ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो चीज सुधर नहीं रही। दैट इज वाई वहां से एक कमिटमेंट आता है उनका कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। यहां पर थोड़ा सा कट गया है, हिंदू मरूंगा नहीं, ठीक है, ये उनका एक कमिटमेंट आता है। और ये कमिटमेंट बहुत सारे लोगों के लिए मतलब नेगेटिव है और बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव भी है, देख सकते हैं आप। अब ये एक ऐसा कह सकते हैं स्टेटमेंट था जिससे गांधी जी जो थे वो भी विचाररत नहीं थे, वो उन्होंने भी इस स्टेटमेंट का विरोध किया। उनका ये कहना था कि धर्म कोई चोगा थोड़ी है कि जिसे आप बदल देंगे और रिफॉर्म हो जाएगा। आप जिस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने धर्म को बदल रहे हैं, जिस मानसिकता के अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, क्या बाकी सारे जो अनुयायी हैं क्या उनकी भी मानसिकता इस लेवल तक पहुंच चुकी है? धर्म आस्था का विषय है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद इनके ऊपर आरोप बहुत लगे। इनके ऊपर यह भी आरोप लगा कि आपने लोगों को धर्म परिवर्तित करने के लिए भड़काया है। ऐसी तमाम सारी चीजें हुई। ये भाई है ना, आप इसको, इन सब चीजों को आप बोल्ड होकर के ही समझ सकते हैं। किसी एक मानसिकता से ग्रसित होकर के समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अंबेडकर जी समझ में आने वाले हैं लिटरली, और ना ही आपको धर्म समझ में आने वाला है। तो इसको समझने के लिए जो पहले से आपके दिमाग में जो चीजें व्याप्त है ना, उससे पहले हट जाइए, दूर हो जाइए, तभी आपको कोई चीज यहां पर मिल सकती है। अंबेडकर जी मानते थे बौद्ध धर्म से ज्यादा कोई टेक्निकल या फिर रीजनेबल, जो कह सकते हैं वैज्ञानिक और तर्कसंगत साइंटिफिक सोच जो आपको देखने को मिलती है वो बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म में एकमात्र चीज है मानव मात्र का हित और कल्याण, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी धर्म आप अपना लो, सिर्फ इतना करते रहो, किसी से
असमान पूर्व व्यवहार नहीं करना है, स्त्री पुरुष बच्चे, लिंग, जाति, वर्ग, वर्ण, स्थान, जन्म, भेदभाव ये होने नहीं चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की चीजों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। फला जगह तुम पैदा हुए हो, फला धर्म के हो, फला जाति से हो, तुम लड़का हो लड़की हो, ये सब डिस्क्रिमिनेशन के जो पॉइंट्स हैं बेकार हैं, जिसको बौद्ध धर्म भी तिरस्कृत करता है। और शायद ये एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वो अपने जीवन के अंतिम समय में बुद्ध धर्म को अपनाते। और यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके इस जीवन को छोड़ने की घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है बौद्ध अनुयायियों, या जो अंबेडकर जी के अनुयायी उनके तरह। बौद्ध अनुयायियों के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने कार्यों से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। महापरिनिर्वाण का मतलब है, निर्वाण का मतलब यही हो गया कि आप मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष का मतलब यही हो गया, महापरिनिर्वाण का मतलब यही हो गया जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति। पर ये तो एक रिलीजियस फिलोसॉफिकल थॉट है। बुद्ध कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यानी जीवित रहे। अगर आप हिंदू धर्म में कल्पना करते हो मोक्ष की, तो आप बेसिकली ये जानते हो कि मृत्यु के बाद आप दोबारा जन्म न ले, ये मोक्ष है, जन्म मृत्यु के चक्रण से मुक्त होना। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि आप इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं मोक्ष, यानी कि जीवित अवस्था में भी मोक्ष प्राप्त किया सकता है। तो ऐसा ही बिलीव अंबेडकर जी के पक्ष में तमाम सारे बौद्ध अनुयायी जानते हैं। और ये महापरिनिर्वाण शब्द सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता, सबको महापरिनिर्वाण केवल उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है जिसने बोध तत्व को समझ लिया और उसके बाद न समझने न समझाने के लिए कुछ विशेष बचा हो, जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंच चुका हो जो किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो, जिसका जीवन पूर्णतः निष्पक्ष या कह सकते हैं रूप से बिताया हो जिसने, या फिर पक्षपात रहित होकर के समान व्यवहार किया हो जिसने, वही मोक्ष का, और जो मानव मात्र का कल्याण करता हो, प्रकृति का कल्याण करता हो, जीवों का कल्याण करता हो, उसे ही निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसे महापरिनिर्वाण शब्द किया गया है इस घटना को। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो आई होप कि मतलब मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि अभी भी मैं नहीं समझता हूं कि मैंने आपको अंबेडकर जी के बारे में इतना कुछ बता दिया, के बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं अंबेडकर जी के जीवन में जानने के लिए, बहुत कुछ है। और मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी, क्योंकि आप महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो मैंने उसी के इर्द गिर्द की चीजें हैं जो वो आज के लेक्चर में आपको बताई हैं। आगे चल करके बहुत सारी और चीजें हैं जो आगे के मुद्दे की बात में हम कवर करते रहेंगे, आपके समक्ष लेकर के आएंगे। अगर आप कहेंगे, अगर आप सजेशन बॉक्स में इस तरीके की चीजें लिखेंगे, तो मैं आपको वो फिलोसॉफिकल थॉट्स भी आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करूंगा, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध जो है, भीमराव अम्बेडकर जो है वो बुद्ध से प्रेरित हुए, क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर एक लेक्चर लेकर के आऊंगा। तमाम सारे ऐसे पॉइंट्स जो महात्मा बुद्ध से संबंधित रहे उनके जीवन में, उनको आपके सामने उजागर करूंगा उसके माध्यम से। और भी तमाम सारी चीजें जो हमें अंबेडकर जी के बारे में जाननी चाहिए, अलग अलग सेशंस में लेकर के आएंगे। आशा करते हैं आपने इस लेक्चर से भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आप हमसे अपने विचारों के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।